चलिए भगत सिंह के बाद कुछ और रेवोल्यूशनरीज के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद 1906 में इनकी मृत्यु हुई और 1931 में सभी युवा थे। 23 साल में भगत सिंह, 25 साल में चंद्रशेखर आजाद और अंडर 30 में ही सारे रेवोल्यूशनरीज को मृत्यु की सजा जो है वो सुना दी गई। तो चंद्रशेखर आजाद इंडियन रेवोल्यूशनरी, भारतीय क्रांतिकारी थे। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक। बॉर्न एट भाबरा, भाबरा वर्तमान में अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां पर इनका जन्म हुआ। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम माने अपने नकली नाम से कुछ पैम्पलेट वगैरह जब छापते थे या कुछ कहीं दस्तखत करना होता था तो बलराज के नाम से ये अपना काम चलाते थे। 1929 में इन्होंने, जो उस समय भारत के वायसराय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड इरविन, उन पर बम फेंकने का प्रयास किया जब वो एक ट्रेन से जा रहे थे। इसके अलावा HRA की बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, काकोरी कांड में और कैलकाटा के पोस्ट ऑफिस के रॉबरी में, बहुत सारे केसेस में ये इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली जब पता चला ब्रिटिश सरकार को इनके बारे में, तो अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया और ये यहां वहां बसते भाग रहे थे। तो एक बार ये जो है, जो उस समय अल्फ्रेड पार्क, प्रयागराज इलाहाबाद में एक पार्क हुआ करता था, वहां पर ये छुपे हुए थे और अपने किसी मित्र से वहां पर मिलने वाले थे। लेकिन किसी जासूस द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये सूचना दे दी गई कि आजाद जो है फलाने जगह पे छुपे हुए हैं। तो पुलिस को भेज दिया गया और पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। इनके पास बंदूक में गोली थी, उससे इन्होंने खुद को मार लिया, आत्महत्या कर लिया, लेकिन अंग्रेज सरकार के हाथ में पकड़ में नहीं आई। बाद में इनकी मृत्यु के बाद अल्फ्रेड पार्क, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, वहां पर आज स्मारक भी बनाया गया है और उसको उन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क, शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क, उसका नाम रख दिया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल, 1897 में इनका जन्म हुआ और 1927 में 30 साल की उम्र में इनकी भी मृत्यु हो गई। बॉर्न एट शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ HRA थे। ये पोएट थे और हम लोग जो गीत सुनते हैं, देशभक्ति का गीत मेरा रंग दे बसंती चोला, ये गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने HRA से पहले भी एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था, उसका नाम रखा था मातृ देवी, जो कि सहारनपुर से, शाहजहांपुर से ऑपरेट किया जाता था। इसके अलावा ये आर्य समाज के भी एक मेंबर थे और उनसे सिद्धांतों से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के ही ये क्रांतिकारी बने थे। इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखनी शुरू की थी, ऑटोबायोग्राफी, काकोरी के शहीद, लेकिन लिख पूरा नहीं पाए थे, तो उसको बाद में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा पूरा किया गया था। तो अब ये उनकी बायोग्राफी ना होके, ऑटोबायोग्राफी ना होके बायोग्राफी ही है। इसके अलावा चूंकि ये कवि भी थे, तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं जो किताब के रूप में पब्लिश हुई हैं, जिनमें से एक है मन की लहर, ये कविता की किताब है। स्वाधीनता की देवी, स्वदेशी रंग, ये कुछ महत्वपूर्ण उनकी कविताओं की किताबें हैं। पॉपुलराइज्ड सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये जो कविता की जो पंक्ति हैं, इनको लिखा था वास्तव में बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, अजीमाबाद के एक व्यक्ति बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा इनको लिखा गया था। ये भी एक क्रांतिकारी कवि थे, लेकिन इसको, इन लाइनों को पॉपुलराइज्ड करने का जो काम है वो किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ठीक है। इसके अलावा मेरा रंग दे बसंती चोला भी आपने देखा, इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी, काकोरी कांड में इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी 1890 में इनका जन्म हुआ, 1931 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जर्नलिस्ट थे, एक रेवोल्यूशनरी विचारधारा के जर्नलिस्ट। ये HRA पार्टी से संबंधित नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करते थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्टिविस्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया और ये एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन करते थे जिसका नाम था प्रताप, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 1889 से 1989 से भारत सरकार द्वारा भारत के महत्वपूर्ण जो पत्रकार हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा इनके नाम पर। इसके अलावा कानपुर एयरपोर्ट को भी इनके नाम पर रीनेम कर दिया गया है और अब कानपुर एयरपोर्ट गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन सारे क्रांतिकारियों के नाम पर अनेक स्कूल, कॉलेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, पार्क्स, बहुत सारी चीजों को रखा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं बड़ी महत्वपूर्ण एक साइमन कमीशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या साइमन कमीशन, ठीक है। नवंबर 1927 में ब्रिटेन में इसको बनाया गया था, जिसमें 7 ब्रिटेन के जो संसद थे उनके 7 मेंबर्स को मिलाकर के ये कमीशन बनाया गया था।
जिसके अध्यक्ष बने थे सर जॉन साइमन, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। इनके अलावा 6 मेंबर और थे, माने टोटल 7 थे। एक तो हो गए सर जॉन साइमन, दूसरे एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति क्लीमेंट एटली, जो कि आगे चल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इनका नाम जरूरी है। ये भी उस कमीशन के एक मेंबर थे। लेबर पार्टी जो ब्रिटेन की थी उससे संबंधित थे और भारतीयों के प्रति बड़ा सहानुभूति रवैया रखते थे। ठीक है, बाकी 5 मेंबर्स जानना जरूरी नहीं है। तो ये जो साइमन कमीशन है ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन के संसद के 7 सदस्यों से बना हुआ एक समिति था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन एंड वन ऑफ इट्स मेंबर क्लीमेंट एटली। ये कमीशन क्यों बना था? टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में संविधान सुधार करने के लिए, भारत का नए तरीके से एक संविधान बनाने के लिए ये 7 मेंबर भारत आए थे, ताकि भारत के सभी पार्टियों, सभी कम्युनिटीज के लीडर्स से और भी जो महत्वपूर्ण भारत के लोग हैं उनसे मिलकर के चर्चा किया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में जो प्रावधान आपको दिए गए थे वो आपको कितने अच्छे लगे, उसमें क्या कमी है, और उस पर विचार विमर्श करके भारत के लिए नया संविधान साइमन कमीशन को बनाने का काम दिया गया था। इस आधार पर साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट तैयार करती कि भारत के लोगों का क्या मन है, फिर वो रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देती, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट उस पर विचार विमर्श करके भारत के लिए नया संविधान बनाती। ठीक, ये काम था। अब ये जो कमीशन आया था, इस कमीशन को भारत में लाने का वादा 1919 के एक्ट में किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये कहा गया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 10 साल के लिए है, और 10 साल के खत्म होने से पहले ब्रिटेन से कमीशन भारत में भेजा जाएगा ये देखने के लिए कि ये इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भारतीयों के लिए कितने लाभदायी रहे, इन 10 सालों में भारतीयों को और क्या महसूस होता है जो उनको ब्रिटेन से चाहिए, वो सब बातें विचार विमर्श करके कमीशन अपनी एक रिपोर्ट सरकार को देगी और उस आधार पर नया कोई संविधान भारत के लिए बनेगा। ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में किया गया। तो 1919 वाला एक्ट 10 साल माने 1929 में खत्म होने वाला था। उसके 2-4 महीने पहले कमीशन को आना चाहिए था, लेकिन क्या कारण था कि 2 साल पहले ही यह कमीशन बन गया और भारत पहुंच गया? उसका कारण यह है कि उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था। ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कंजर्वेटिव पार्टी का था, और उस पार्टी को लग रहा था कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। ठीक है, वहां की संसद के लिए चुनाव होने वाले थे, और वहां की कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, इस चुनाव में हमारी जीत मुश्किल है, और लेबर पार्टी की जीत तय है। इसलिए बेहतर है कि हम सत्ता में रहते रहते ही भारत के लिए संविधान बनाने का जो मुद्दा है उसको हम सॉर्ट आउट करते जाएं। ठीक है, ताकि अगली बार जब चुनाव हो, वहां कोई 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो हम ये इशू फिर से इलेक्शन में उठा सके कि भारत जैसे महत्वपूर्ण कॉलोनी का निर्णय हमने किया था। ठीक है, तो इसलिए वो 2 साल पहले ही इस कमीशन को भेज दिया गया था। यह कमीशन सबसे पहले भारत में जहाज से आया था, स्वाभाविक बात है, अरेबियन सी से होते हुए सबसे पहले वो बंबई में उतरा। तो बंबई में 4 फरवरी 1928 को यह पहुंचा, वहां से चला था 1 जनवरी 1928 को, बन गया था नवंबर 1927 को। ठीक है, तो 4 फरवरी 1928 को यह पहुंच गया बंबई, और फिर 30 अक्टूबर को लाहौर पहुंचा, और फिर ऐसे भारत के मद्रास भी गया, पंजाब भी गया, सब जगह गया। ठीक है, और सब जगह जाकर के वहां के जो महत्वपूर्ण नेता, कांग्रेस वर्कर, इन तमाम लोगों से मिलकर के चर्चा करते थे। ये जब मुंबई में पहली बार उतरा तभी से इसका विरोध जो है शुरू हो गया था। भारत को खबर तो नवंबर 1927 में ही लग गई थी कि वहां की जो ब्रिटेन सरकार है वो एक ऐसा कमीशन भारत को भेजने वाली है जो भारत के संविधान निर्माण का कार्य करेगी। तो यह खबर तो 27 में ही लग गई थी। इसलिए भारत में भी साइमन कमीशन के साथ क्या करना है, उसका समर्थन करना है, उसका विरोध करना है, उसका सहयोग करना है, ये नवंबर 1927 से भारत में पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। और कांग्रेस का दिसंबर 1927 में जो एनुअल सेशन था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि ये जो कमीशन आ रही है ये भारत के भविष्य का निर्णय करने आ रही है, भारत के संविधान का निर्माण करने आ रही है, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं है, इसलिए ये हमें स्वीकार नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे। तो कांग्रेस ने, जिसका मद्रास 1927 में सेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी, ये तय किया था कांग्रेस ने कि हम इस कमीशन का बायकॉट करेंगे। बाद में भारत की सभी पार्टियों ने इस बात को, उनको बुरा लगा कि उसमें एक भी भारतीय नहीं है, अतः सभी पार्टी, मुस्लिम लीग,
हिंदू महासभा और जो भी उस समय की पार्टी थी, सभी पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध करने का सोचा। इसलिए जहां जहां भी साइमन कमीशन गया, बंबई गया, मद्रास गया, बंगाल गया, लाहौर गया, सभी जगह उसका विरोध किया गया। लोग भीड़ में इकट्ठे खड़े हो जाते थे, साइमन गो बैक का तख्ता लिए स्लोगन लगाते थे, साइमन गो बैक, ठीक है, काले झंडे दिखाते थे। इस प्रकार से भारत में जगह जगह उसका जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के जवाब में पुलिस ने भी बहुत सारे लोगों को मारा, अरेस्ट किया। ये तमाम गतिविधियां यहां पर चलती रही। कुल मिलाकर के भारत में साइमन कमीशन का स्वागत नहीं हुआ। सारे मेंबर्स जहां भी जाते थे उनका कोई सहयोग नहीं करते थे, ठीक है। इसके बावजूद कमीशन ने अपने हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करके मई 1930 में ब्रिटेन की संसद को दे दिया, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं तो ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते थे जहां जहां जाते थे और स्लोगन्स लगाए जाते थे, साइमन गो बैक। ये स्लोगन पहली बार लाला लाजपत राय ने लाहौर में दिया था, ठीक है। हाउएवर कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया था। कुछ लोगों को लगा कि नहीं भाई, साइमन कमीशन से हमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि भारत का संविधान बनाने आया है और शायद हम लोग अभी इतने एजुकेटेड नहीं है कि हम अपना संविधान खुद बनाए, इसलिए साइमन कमीशन से हमें सहयोग करना चाहिए। ऐसे मानने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बी.आर. अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी नायकर, ठीक है। ई.वी. रामास्वामी नायकर, हम इसके पहले उनका बायोग्राफी समझ चुके हैं। इन्होंने इसका समर्थन किया था। तो कभी कभी यूपीएससी में पूछा जाता है भाई कि किस एक्ट का, किस मूवमेंट का किसने समर्थन किया था, किसने विरोध किया था, ठीक है। तो जहां पर माइनॉरिटी वाली चीज होती है वो परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो विरोध ज्यादा लोग कर रहे थे और समर्थन कम लोग कर रहे थे। तो यूपीएससी समर्थन वाला पूछ लेगी कि जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो भारत में सभी वर्ग, सभी पार्टियां उसका विरोध कर रही थी, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे। कंसीडर द फॉलोइंग, और एक दे देंगे बी.आर. अम्बेडकर, दूसरे देंगे मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरे देंगे ई.वी. रामास्वामी नायकर। और पूछेंगे बताओ किसने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे में आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स, ये जो साइमन कमीशन आया था भारत में, क्या उद्देश्य लेके आया था? दो उद्देश्य लेके आया था। पहला, टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लगभग 8 साल भारत में हो गए थे उसके प्रावधानों के हिसाब से काम करते हुए। तो इन 8 सालों में क्या प्रगति हुई इस एक्ट की, इस एक्ट के प्रति भारतीय लोगों का क्या नजरिया है, ये तमाम बातों को रिव्यू करने के लिए आया था। दूसरी, टू रिकमेंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेनेवर इंडिया वाज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और नॉट। ब्रिटिश सरकार को यह भी रिकमेंडेशन करना था कि अब भारतीय लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से ही काम करना चाहेंगे या उसमें कुछ संशोधन परिवर्तन करना चाहेंगे, क्या अपने संविधान को में कुछ नया पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, क्या भारतीय लोग नए संविधान के लिए तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, यदि है तो क्यों है, और यदि है तो किस तरीके से, इफ यस ऑन व्हाट लाइंस। यदि भारतीय चाहते हैं कि नहीं हमें हमारा संविधान चाहिए तो उसमें क्या कुछ नई बातें जोड़ी जाए। ये तमाम रिकमेंडेशन इस कमीशन को, ब्रिटेन के पार्लियामेंट को जमा करना था, ठीक। लेकिन जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ। अब हम यहां पर चिंतन करते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ। पॉइंट नंबर 1, रफली ऑल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जस्टिस पार्टी, ये उस समय की महत्वपूर्ण पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां। इन सब ने, और इन सब के लगभग 99% मेंबर्स ने, 1% कोई रहा होगा हर एक पार्टी में जो सपोर्ट करता रहा होगा, ठीक है। तो वो सब जो है इसका जो है विरोध करते थे। विरोध करने का कारण था इस कमीशन में ऑल व्हाइट और ब्रिटिश मेंबर, सातों के सातों अंग्रेज थे, सातों के सातों गोरे थे, सातों के सातों विदेशी थे, और वो आए थे भारत का संविधान बनाने। तो उसमें भारतीयों को ना लेना, भारतीयों की कुशलता, भारतीयों की योग्यता और भारत की राष्ट्र प्रेम का अपमान था कि हमारे लिए हमारा संविधान दूसरा व्यक्ति बनाएगा। अब जब दूसरा बनाएगा तो वो अपने नजरिए से बनाएगा। तो भारतीयों का नजरिया जानने और उनके बात को महत्व देने के लिए उस कमीशन में एक आध तो भारतीय होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यह हर भारतीय का हक था कि हमारा संविधान बन रहा है तो हमारे ज्ञान, हमारे विज्ञान, हमारी इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, ठीक है। तो एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए सीन एज एन इंसल्ट एंड इनएफिशिएंसी ऑफ इंडिया, यह भारत का इंसल्ट था, भारत की इनएफिशिएंसी को देखा गया, भारत की जो सफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, उसको नहीं देखा गया। तो भारतीयों को शामिल नहीं करना, इससे एक इनडायरेक्ट मैसेज ये जाता है कि भारतीय इस काबिल है ही नहीं कि अपना संविधान बना सके।
ये एक बात सामने आती है। ठीक है, कमीशन रीच्ड 2 ईयर बिफोर। विरोध करने का एक कारण यह भी था कि कमीशन को आना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के 10 साल पूरे होने पर, लेकिन ये 2 साल पहले आ गई और भारतीय लोग इसके लिए तैयार थे नहीं, क्योंकि भारतीयों का मन तो बनता 1929 जब लग जाता, तब भारतीय लोग, कांग्रेस में बैठे लोग चिंतन करते कि भाई कमीशन आएगा, चलो हम लोग कुछ विचार विमर्श करें। अभी कोई विचार विमर्श हुआ नहीं था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मद्रास में सेशन हुआ था दिसंबर 1927 में, जिसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी, इसमें प्रपोज ये किया गया था कांग्रेस द्वारा कि जब ये कमीशन भारत आएगा तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, साइमन गो बैक का नारा लगाएंगे। ठीक है, और जिम्मेदारी बांट दी गई थी कि कांग्रेस द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, बायकॉट किया जाएगा इस कमीशन का, तो कहां पर कौन व्यक्ति कार्य करेगा। तो गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू ये लोग लखनऊ में अपना कार्य करेंगे, लाला लाजपत राय पंजाब में, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में, एनी बेसेंट मद्रास में और जिन्ना बॉम्बे में प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, सारे अपने अनुयायियों के साथ। पंजाब में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पंजाब में भी जब ये पहुंचा अक्टूबर 1928 में, तो वहां पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और नारेबाजी हो रही थी, साइमन को बैक, भारी जनता खड़ी हुई थी। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर जेम्स ए स्कॉट ने उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दिया। उसी में से एक लाठी लाला लाजपत राय को लगी उनके सर पर, जिसमें वो इंजर्ड हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और फिर इसी का बदला भगत सिंह लोगों ने बाद में लिया, लेकिन वो गलत आदमी को मार दिए और सॉन्डर्स की जो है मृत्यु हो गई। और ये पूरी किस्सा हम इसके पहले जानते हैं। ठीक है, कमीशन रिपोर्ट, कमीशन ने अपना रिपोर्ट जब दिया तो उसमें क्या था, इवन आफ्टर प्रोटेस्ट एंड बायकॉट, भारत में उसका इतना विरोध और बहिष्कार हुआ, इसके बावजूद भी कमीशन ने अपने हिसाब से जैसा लगा वैसा रिपोर्ट बना के ब्रिटेन की संसद को दे दिया। द कमीशन पब्लिश्ड इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट ऑन May 1930 और 1930 में ये रिपोर्ट जो है दे दिया गया और वो अखबारों में प्रकाशित भी हो गया कि उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशन की थी, उनमें से मैं 2 महत्वपूर्ण यहां पर बताऊंगा। पहला, इन्होंने कहा था जो प्रांत हैं, प्रोविंसेस हैं, जिसमें डायरकी लगाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, वो डायरकी माने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों में भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही काम करे, ऐसा इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। दूसरी, मेंटेनिंग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आया था उसको इन्होंने बनाए रखने की रिकमेंडेशन दिया था। और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन थे जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद ने अगला कानून भारत के लिए बनाया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। ठीक है, और साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा की गई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस माने गोलमेज सम्मेलन, जो कि 1930, 1931 और 1932 में लंदन में हुए थे, जिसमें भारतीय लोगों को भी बुलाया गया था। ठीक है, तो वो चीजें हम आगे देखेंगे। नोट, एक बड़ी महत्वपूर्ण है, ऑन बायकॉट ऑफ कमीशन। जब साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ तो जो लंदन में बैठे हुए थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड। ये लॉर्ड बर्किनहेड भारत के राज्य सचिव थे, लंदन में बैठते थे। इन तक जब खबर पहुंची कि भारतीय लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इनको गुस्सा आ गया और गुस्से में इन्होंने भारतीय लोगों को चैलेंज किया कि अगर तुम लोगों में दम है तो तुम लोग अपने लिए खुद का अपना एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जो तुम्हारे हर धर्म के, हर जात के, हर पार्टी के व्यक्ति को संतुष्ट कर दे, हर धर्म हर जाति के लोगों को वो एक राग से, एक ही आवाज से सबको स्वीकार्य हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तुम खुद बना के दिखाओ अगर तुम हमारे द्वारा संविधान नहीं बनवाना चाहते तो। बर्किनहेड ने ये चैलेंज इसलिए दिया था क्योंकि उसको मालूम था कि भारत में इतनी फूट है धर्म को लेकर, जात को लेकर, मुस्लिम लीग, कांग्रेस को लेकर, हिंदू महासभा, स्वराज पार्टी को लेकर, कि भारत में एक मत से कभी संविधान बन ही नहीं सकता। अगर वो बनाने का प्रयास भी करेंगे तो खुद ही लड़के मर जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि देखो जब तुमको कहा कि संविधान बनाओ तो तुम तो बना नहीं सकते, अब हम ही बनाएंगे तुम्हारा संविधान। इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड बर्किनहेड ने यह चैलेंज दिया था, जिस चैलेंज को भारत के लोगों ने स्वीकार किया और कांग्रेस के नेतृत्व में सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई गई और सभी पार्टियों के मेंबर्स को लेकर के
एक कमेटी बनाई गई थी उस समय जिसको नेहरू कमेटी कहा जाता था, और नेहरू कमेटी को यह काम दिया गया था कि भारत के लिए एक संविधान बनाए और इस प्रकार से संविधान बनाए जिसमें सबके लिए प्रावधान हो और जो सबको स्वीकार्य हो, ऐसा काम नेहरू कमेटी को दिया गया था। बाद में नेहरू कमेटी के आधार पर ही नेहरू रिपोर्ट सितंबर 1928 में पब्लिश हुई थी। ठीक, तो आगे हम ये भी देखते हैं इंपैक्ट ऑफ कमीशन। इस कमीशन का क्या प्रभाव पड़ा? पहला, मेजॉरिटी ऑफ यूथ टुक पार्ट इन द प्रोटेस्ट। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें युवाओं की बहुत ज्यादा भागीदारी थी और युवाओं ने बढ़ चढ़ करके इस कमीशन का विरोध किया था। दूसरा, वही नेहरू कमेटी हमने बनाई थी, कमीशन लिख दिया मैंने, नेहरू कमेटी बनाई गई थी जिसके द्वारा भारत में संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है। तीसरी बात, डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंक्रीज्ड। इस कमीशन के विरोध के बाद भारतीय लोगों ने और जोर शोर से पूरी आजादी की मांग करनी शुरू कर दी। ये उसका इंपैक्ट था। अब हम देखते हैं नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट जो अगस्त 1928 में आई। ठीक है। 11 मेंबर कमेटी थी ये, जो नेहरू कमेटी थी, 11 मेंबर कमेटी। ये बनाया क्यों था? एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स चैलेंज। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्किनहेड ने जो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को स्वीकार करने के फलस्वरूप नेहरू कमेटी आई थी जिसमें 11 मेंबर्स थे। इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी के सेक्रेटरी थे, और 9 अदर मेंबर्स थे जो सभी पार्टियों से लिए गए थे। उनमें कुछ महत्वपूर्ण जो मेंबर्स थे, अली इमाम मुस्लिम लीग से लिए गए थे, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, माधव, श्रीहरि, मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें थे। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स याद रखना है। अब ये जो नेहरू कमेटी ने जिसका गठन किया गया था अगस्त 1928 में, ये लगभग 20 से 25 दिन लगातार इनकी मीटिंग हुई और एक संविधान बनाया गया भारत का, और फिर उसका प्रकाशन किया गया सितंबर 1928 में। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन सितंबर 1928 में हुआ। इस रिपोर्ट में क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें भारत के संविधान के लिए कही गई थी उसको हम देखते हैं। पहला, इसमें भारत के लिए पूर्ण आजादी की बात नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट में इसमें कहा गया था कि भारत एक डोमिनियन स्टेटस वाला देश होगा अंडर द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। डोमिनियन माने हम ब्रिटेन के अंडर ही रहेंगे, 90% मामले में हमें आजादी होगी, 10% मामलों का निर्णय ब्रिटिश सरकार ही करेगी। माने हम ब्रिटेन से आजादी नहीं चाहते, हम ब्रिटेन के अंदर ही रहेंगे। पहली बात तो ये कही गई थी। दूसरी, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स माने भारत के नागरिकों को अनेक प्रकार के मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत 19 फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई थी। मैन एंड विमेन इक्वल राइट्स, महिला पुरुष सबको बराबर अधिकार होगा। ठीक। नो स्टेट रिलीजन, माने कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी राजनीति और धर्म का कोई लेना देना नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। सेकुलरिज्म की बात यहां पर की गई थी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत में जो सरकार बनेगी वो संघीय सरकार होगी जिसमें रेसिड्यूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, जैसा कि अभी भी वर्तमान में भारत में है। ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, भारत में जो प्रांत बनेंगे वो भाषा के आधार पर बनेंगे। नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 से चली आ रही थी, फिर 1919 में उसको और बढ़ा दिया गया था, उसको खत्म करने की बात इसमें कही गई थी। लेकिन इस बात से मुस्लिम लोग विरोध करते, इसलिए मुसलमानों के लिए कुछ सीट रिजर्व करने की बात, जब कभी भी चुनाव होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की जगह कुछ सीट रिजर्व करने की बात मुस्लिम्स के लिए कही गई थी। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, जो केंद्र की भाषा है वो हिंदुस्तानी भाषा होगी, रिटन ईदर इन देवनागरी और उर्दू, जिसको या तो देवनागरी में लिखा जाएगा या उर्दू में। ये हिंदुस्तानी का मतलब ये है कि ना तो वो कंप्लीटली हिंदी होगा ना कंप्लीटली उर्दू होगा। हिंदी उर्दू का तो मिक्स रूप है जो आजकल हम लोग फिल्मों में और यहाँ वहां हमें बोलने सुनने को मिलता है, जिसमें हम हिंदी के अल्फाज भी यूज करते हैं, उर्दू का अल्फाज भी यूज करते हैं। तो ना तो प्योर हिंदी होगी ना प्योर उर्दू होगी, दोनों का मिला जुला रूप होगा। ठीक है। और उसको या तो हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे, दोनों में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस, केंद्र और राज्य दोनों में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी जो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगी। अभी तक भारत में जो सरकार थी
वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, वायसराय ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी थी, और वायसराय ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति उत्तरदायी था। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक्ट सेंटर, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगी, जिसमें से जो लोअर हाउस है लोकसभा की तरह, उसमें 500 मेंबर होंगे और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, और जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें 200 मेंबर होंगे और 7 साल का उसका कार्यकाल होगा। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से जो माइनॉरिटी है उनके हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। ऐसे तमाम प्रावधान, अब सुप्रीम कोर्ट तो थी भारत में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं थी, उसका अपील भी लंदन के प्रिवी काउंसिल में किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर यह बात कही गई थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा, यह सुप्रीम होगा और उसके द्वारा दिया गया जजमेंट फाइनल होगा। इस प्रकार की बातें ये नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या क्या नेहरू रिपोर्ट में था। ठीक है, इंपॉर्टेंस, इस नेहरू रिपोर्ट का क्या महत्व क्या है, हालांकि रिजेक्ट हो गया था लेकिन फिर भी क्या महत्व है। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीयों के द्वारा यह पहला प्रयास था जब उन्होंने अपने खुद का संविधान बनाने की कोशिश की। दूसरा, along with Simon Commission's report, it was also discussed during round table conference. जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रहे थे तो साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थे उसमें तो चर्चा की गई, और साथ में नेहरू कमीशन का जो रिपोर्ट था उसके बारे में भी चर्चा की गई, और उसमें से कुछ एक पॉइंट लिए भी गए जिसे बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शामिल भी किया गया। ठीक है, रिस्पॉन्सेस फ्रॉम इंडिया। जब नेहरू रिपोर्ट आया तो उसमें विभिन्न धर्म, जाति और पार्टी के लोगों का क्या मत था, हम ये देखते हैं। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड, मुस्लिम लीग ने पूरे रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, और केवल एक बात पर कि इसमें जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है उसको खत्म करने की बात कही गई है, जो हमें मंजूर नहीं। इसके अलावा जिन्ना एक और बात चाहते थे, यानी मुस्लिम लीग एक और बात चाहती थी कि यहां पर जो रेसिड्यूरी पावर सेंटर को देने की बात कही गई है, तो रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, सेंटर के पास नहीं। ऐसे कई पॉइंट्स पर मुस्लिम लीग ने अपोज किया था, जिसे हम और आगे जिन्ना का 14 पॉइंट फॉर्मूला में समझेंगे। ठीक है, इसलिए जो मुस्लिम लीग नाराज हो गई थी और मुस्लिम लीग ने अपने 14 पॉइंट वाला एक फॉर्मूला बनाया था कि ये 14 पॉइंट शामिल किए जाएं नेहरू रिपोर्ट में, तभी हमको मंजूर होगा। तो वो 14 पॉइंट जो जिन्ना ने ड्राफ्ट किए थे मुस्लिम लीग की ओर से, वो क्या है हम आगे देखेंगे। द रैडिकल विंग ऑफ कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस। कांग्रेस के भीतर से खुद जवाहरलाल नेहरू जो कि सचिव थे इस कमिटी के, उन्होंने भी इसका विरोध किया, क्योंकि नेहरू का कहना था कि अब डोमिनियन स्टेटस का दौर नहीं है, अब हमें पूरी आजादी, 90% नहीं 100% आजादी हमें ब्रिटिश सरकार से चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, इसलिए नेहरू ने इस बात को रिजेक्ट किया। हिंदू महासभा अपोज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम। चूंकि नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों को खुश करने के लिए 2-3 बातें कही गई थी। पहली बात तो ये कही गई थी कि भाई हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन खत्म कर रहे हैं, इससे मुस्लिम नाराज हो जाएंगे, लेकिन ठीक है हम इसके लिए 2 काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि प्रांत और केंद्र, जब दोनों का चुनाव होगा तो दोनों में इनके लिए कुछ सीटें हम रिजर्व कर देंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर मुस्लिम की मेजॉरिटी है, उनको हम मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, ताकि वो अपने हिसाब से वहां पर नियम कानून और व्यवस्था कर सकें। ठीक है, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई थी, यानी मुसलमानों के लिए पृथक प्रांत बनाने की बात नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। लेकिन हिंदू महासभा को यही बात बुरी लगी कि अब मुसलमानों के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान इसमें किया गया है, उसका इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया, कांग्रेस के भीतर से भी विरोध हुआ और हिंदू महासभा ने भी विरोध किया। अल्टीमेटली वही हुआ जो लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाइए जो सभी को मंजूर हो, और यह जजमेंट सही निकला बर्किनहेड का कि ऐसा होना ही संभव नहीं है, और वही हुआ। ठीक है, ड्यू टू अबव ऑपोजिशन, अब मुस्लिम लीग भी अपोज कर रही है, कांग्रेस के भीतर से भी यंग लोग अपोज कर रहे हैं, हिंदू महासभा अपोज कर रही है। इन सारे अपोजिशन के कारण डेडलॉक, एक गतिरोध पैदा हो गया। हिंदू महासभा अपनी बात पे अड़ी रही, मुस्लिम लीग अपनी बात पे अड़ी रही, कांग्रेस में भी 2 डिपार्टमेंट हो गए थे, एक युवा वर्ग के थे, दूसरे बूढ़े वर्ग के थे। तो कुल मिलाकर के एक गतिरोध पैदा हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए एक प्रयास किया गया। कलकत्ता में सभी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई दिसंबर 1928 में, और इस मीटिंग में बात किया गया कि भाई सबके जो विरोध है उनको सुना जाए
और इसमें कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं ताकि वो सबको मंजूर हो। ठीक है, जिन्ना ने भी कुछ प्रस्ताव रखे कि भाई ये पॉइंट्स उसमें जोड़ दिए जाए, ठीक, लेकिन कहीं वो कांग्रेस को मंजूर नहीं थी, कहीं हिंदू महासभा को नहीं थी। हिंदू महासभा ने जो प्रपोजल दिया वो मुस्लिम लीग को नहीं थी। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली जो नेहरू रिपोर्ट है उसको जब हम ही लोगों ने, सभी लोग, हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो ब्रिटिश सरकार क्या स्वीकार करेगी? पहली शर्त तो यही थी कि ऐसा बनाओ जिसमें सब लोग एक मत हो, ठीक है, फिर हमको दो बना कर। तो जब हम ही ने कुछ नहीं कर पाए तो उससे आगे उसका कुछ भविष्य नहीं था और नेहरू रिपोर्ट की बातें कभी इंप्लीमेंट नहीं। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण नोट हम लोग यहां देखते हैं, ये जो साइमन कमीशन का विरोध भारत में चल रहा था, बाद में मोदी, ये जो नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध भारत में चलने लगा, इन सब बातों से व्यथित होकर के गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था नवंबर 1929 को, जिसको कहा जाता है दिल्ली स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये किस मुद्दे पर था? दिल्ली स्टेटमेंट issued by Gandhi on November 1929 on the issue of rejection of Simon Commission and Nehru report and accepted to take part in round table conference to be held in Delhi, London। तो गांधी ने इस स्टेटमेंट में कहा था कि अब हम नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध कर रहे हैं, साइमन कमीशन का भी विरोध कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? इसके लिए जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी को चिट्ठी लिख के भेजी थी कि इस गतिरोध को दूर करने का तरीका यह है कि आप लंदन में होने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ही था कि भारत का क्या भविष्य हो उस पर वहां पर चर्चा किया जाएगा, जिसमें भारत के सभी पार्टियों के और सभी धर्म के लोग वहां पर टेक पार्ट करेंगे और ब्रिटेन के लोग भी बैठ करके भारत का भविष्य क्या हो यह तय किया जाना है। तो गांधी ने मंजूर किया था कि ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। गांधी के इस स्टेटमेंट को दिल्ली स्टेटमेंट कहा जाता है, जो कि नवंबर 1929 में जारी किया गया। यहां तक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिन्ना का 14 पॉइंट्स फॉर्मूला क्या था और फिर उसको किस हद तक कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने माना, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।